गुड इवनिंग एवरीवन। किसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट अगस्त 2023 के लिए जितने भी अभ्यर्थीगण सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और सीटेट या फिर अन्य स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम जो होता है इसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखेंगे सीडीपी का जो सेकंड जो टॉपिक है आपका बाल विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यह जो आपका सेकंड जो है आपका टॉपिक बाल विकास के सिद्धांत जो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो सीडीपी का जो आपका सेकंड सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपका, इसमें बहुत सारा टॉपिक है। उसका हम आज इस वीडियो के माध्यम में हम लोग देखने वाले हैं आपका ये इन सभी टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसे आपका बाल विकास की प्रकृति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर आपका बाल विकास का विशेष क्षेत्र और समस्याएं, स्कोप एंड प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के संबंध में परंपरागत विश्वास, ट्रेडिशनल बिलीफ्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट। इस तरह का और भी जैसे टॉपिक है, जैसे बाल विकास विषय की उपयोगिता और महत्व, यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट टॉपिक। बाल विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल अध्ययन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, सिस्टमेटिक बायोग्राफिकल मेथड, निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड, विकासात्मक तकनीकें डेवलपमेंटल टेक्निक्स। इस तरह से और भी कई टॉपिक है जिसको इस वीडियो में देखेंगे, जो इसका सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को इसमें हम लोग करने वाले हैं। साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनर मेथड, परीक्षण विधियाँ या मनोमिति विधियाँ, टेस्ट मेथड्स और साइकोमेट्रिक मेथड्स, व्यक्तिक इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड, समाजमिति विधि, सिस्टोमेट्रिक्स मेथड, प्रक्षेपण विधियाँ, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, क्षेत्र प्रयोग विधि, फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। और इस तरह का जो प्रतियोगी परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है उसको इस वीडियो में देखेंगे, जो कि सीटेट का बहुत सारे वर्षों में जो 2011 से लेकर के 2016-17 तक जो पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है सीटेट का। और आपका स्टेट बोर्ड के में भी टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो टोटली जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो आपका इस वीडियो में देखेंगे। और आपका ये बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आज हम लोग 95 क्वेश्चन को देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन आपका 95 क्वेश्चन एमसीक्यू है, जो आपका बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है, जो एमसीक्यू बेस्ड है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों में मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, या फिर कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता है, या फिर वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता है, या फिर सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का वह सम्मान नहीं करता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों में मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर ए। एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र क्या करता है, कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों में मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो इसका यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको
क्या करना है इसके लिए, छात्र से कहेंगे कि उसका उत्तर उसका प्रश्न बेतुका है, या फिर टालने का प्रयास करेंगे, या फिर प्रश्न का जवाब ढूंढने और अगले दिन उसे बताएंगे, या फिर छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिझक देंगे। तो इस तरह का जो प्रश्न है कि यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रश्न का जवाब ढूंढने और अगले दिन उसे बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही हो जाएगा। आप प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन बोलेंगे कि कल हम आपको इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है, तो आपका क्या है, समाजमिति विधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, समाजमिति विधि। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि क्या है, समाजमिति विधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि जो है वो विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। तो क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, तो क्या है, विध्यात्मक विज्ञान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा, विध्यात्मक विज्ञान। विध्यात्मक विज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका क्या है, तो शिक्षक की भूमिका आपका है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। शिक्षक की भूमिका है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 7 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, एक उत्तम कक्षा शिक्षक में वह क्या होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक उत्तम कक्षा शिक्षक जो है वो क्या है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 8 का भी। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, शिक्षा प्रभावी हो जाती है यदि छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। शिक्षा प्रभावी हो जाती है यदि छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती है। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए जो विशेषताएं होती है वो क्या होता है, तो उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मतलब अधिगम में क्रियाशीलता भी होना चाहिए, यह भी विशेषता है छात्रों में पठन पाठन का, और छात्रों में सीखने की योग्यता होनी चाहिए, यह भी जो है वो सामान्य छात्रों में पठन पाठन का विशेषता होती है। और आपका स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान निर्माण करना चाहिए, अभी क्या है, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए ये जो विशेषता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए बी सी तीनों, तो इसका
क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका 10 का क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, एक छात्र को मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। एक छात्र को मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है, तो क्या जानना अत्यावश्यक है, तो उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। अधिगम की कठिनाइयों को भी, अधिगम की कठिनाइयों को, उसके व्यक्तित्व को और फिर उसके घर के वातावरण को, इन्हीं सभी चीज़ को जानना जो क्या है आवश्यक है। एक छात्र को मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक को उसके अधिगम की कठिनाई को जानना आवश्यक है, उसके व्यक्तित्व को जानना आवश्यक है और उसके घर के वातावरण को भी जानना आवश्यक है एक अच्छे मार्गदर्शन के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपका है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को क्या जानना आवश्यक है। यह रिपीट कर गया क्या, यह 2 बार हो गया क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को क्या जानना आवश्यक है, अधिगम की कठिनाइयों को जानना आवश्यक है, उसके व्यक्तित्व को जानना आवश्यक है, उसके घर के वातावरण को जानना आवश्यक है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 12 क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। शिक्षकों को जो है किन शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, भाषण विधि, अंतःक्रियात्मक विधि, वर्णनात्मक विधि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अंतःक्रियात्मक विधि को लाना आवश्यक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। शिक्षकों को जो है वह अंतःक्रियात्मक विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका 14 नंबर प्रश्न है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी उत्तर जो है वो गलत देता है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न पूछेंगे और जिससे कि विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उसका उत्तर गलत था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है, तो आप क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है और एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है, तो एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा आपका वैयक्तिक अध्ययन विधि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। वैयक्तिक अध्ययन विधि का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। 16 का भी पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए, तो पठन पाठन में शिक्षकों को जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर प्रश्न आपका, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 17 का डी क्या है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिला, ऑप्शन नंबर डी इसका 17 का डी इसका सही हो जाएगा। एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 17 का क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, एक अध्यापक के रूप में आप
उन विद्यार्थियों से कैसे निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीट पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से कैसे निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीट पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। तो इसका जो उत्तर होगा 18 का 18 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। उनसे पूछेंगे कि वह ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से कैसे निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीट पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। तो उनसे पूछेंगे कि वह ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 18 का। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है अनुकूल्य एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्रों में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। अनुकूल्य एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। प्रभावी अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण आवश्यक है, निर्णय लेने की योग्यता आवश्यक है और भावनाओं को तनाव के साथ सामंजस्य करना भी क्या है वो आवश्यक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। शिक्षकों की भूमिका है, शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो शिक्षकों की जो भूमिका है वह क्या है, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षकों की भूमिका है 20 का सी, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है, विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में विद्यार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 21 का बी हो जाएगा आपका। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 21 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनमें निदान के बाद क्या होना चाहिए। तो इस निदान के बाद क्या होना चाहिए, तो 22 का ए हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनमें निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, 22 का ए। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अब क्वेश्चन नंबर क्या है 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, शिक्षार्थियों को आत्मनियमन जो सेल्फ रेगुलेशन जो होता है की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों को, जिसको विद्यार्थी बोलते हैं, शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थियों को आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन की ओर संकेत करता है। तो वह किस बात की ओर संकेत करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 23 का हो जाएगा डी, स्व अनुशासन और नियंत्रण। स्व सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को आत्मनियमन की ओर संकेत करता है, स्व अनुशासन और नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 24 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24, सृजनात्मक उत्तरों यानी क्रिएटिव आंसर्स के लिए क्या आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है। तो इसके लिए जो आपका मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। 24 का सी क्या हो जाएगा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है, तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास की सिद्धांत नहीं है। क्या है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो क्या नहीं है? तो इसके लिए जो इसका जो आंसर होगा आपका 25 का क्या हो जाएगा? डी, प्रतिवर्ती। ये क्या है वो? प्रतिवर्ती क्या है वो? विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी आपका रिवर्सिबल जो वो क्या है वो नहीं है, यानी विकास का सिद्धांत, मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। जबकि निरंतरता, जो कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जो विकास का जो सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत यह है। फिर अनुक्रमणिकता, जो सिक्वेंशलिटी, ये भी आपका है। और सामान्य से विशिष्ट की और जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी क्या है? मानव विकास के सिद्धांत है। जबकि प्रतिवर्ती क्या हुआ? मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 25 का डी। चलिए अब अगला प्रश्न आपका 26 नंबर प्रश्न आपका है, छोटे विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन जो वो कठिनाई का नहीं है? पाठन जो वो क्या है? कठिनाई का नहीं है। तो क्या कौन सा लक्षण? तो वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, पठन गति एवं प्रवाह में कठिनाई, या फिर शब्दों और विचारों को समझाने में कठिनाई, या फिर सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। तो जो छोटे विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण जो वो क्या है? पठन कठिनाई का नहीं है। पठन पढ़ने में जो कौन सा कठिनाई का नहीं है? तो इसके लिए जो आंसर होगा 26 का क्या हो जाएगा? डी। 26 का डी, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ये आपका ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। छोटे शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो कौन नहीं है? सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न आपका है 27 नंबर प्रश्न आपका है, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को यानी विद्यार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो शिक्षार्थियों को जो है आपका शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए जो है वो क्या है? प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। शिक्षक जो प्रश्न पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए जो है प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। जबकि कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने कार्य, ये सब तो आपका प्रोत्साहित करना चाहिए। जबकि शिक्षक जो प्रश्न पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा 27 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करने का काम करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 28 का। चलिए अब अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न आपका है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक को किस रूप में सहायता करता है? तो इसका जो आंसर होगा 29 का क्या हो जाएगा? डी, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। किस रूप में बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए किस लिए सहायता करता है? किस रूप में सहायता करता है? तो विद्यार्थियों की विभिन्न जो है वह अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब 30 नंबर प्रश्न आपका है, 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, नंबर प्रश्न आपका है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। तो यह कथन जो वो क्या है? यह कथन आपका क्या है? यह कथन आपका सही है। यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ
शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। तो यह सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। तो इसका क्या हो जाएगा? डी सही है, क्योंकि यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, 30 का डी सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आपका है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को जो है वो किस रूप में भूमिका निभानी चाहिए? तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को जो है आपका अग्रोमुखी भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोनोमुखी भूमिका निभानी चाहिए। 31 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अग्रोनोमुखी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का जो मानचित्रण है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 32 का क्या हो जाएगा? सी। बोध, जिसको समझ बोलते हैं, बोध को बढ़ाने की तकनीक से। मन का मानचित्रण संबंधित है बोध, जिसको समझ बोलते हैं, समझ बढ़ाने की तकनीक से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा, 32 का सी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, ठीक है 33 नंबर। तो प्रश्न बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, और कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, तो कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो देखिए, तो इसका जो उत्तर होगा आपका 33 का क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। अभिभावकों को शिक्षा पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को शिक्षा पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न का है 34 नंबर प्रश्न का है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो शिक्षण पद्धतियों को, विषयों के ज्ञान में दक्षता, या फिर अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, या फिर पढ़ाने की उत्सुकता, या फिर धैर्य और दृढ़ता। तो प्राथमिक स्तर पर जो एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 34 का डी, धैर्य और दृढ़ता। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अब 35 नंबर प्रश्न आपका है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या, जिसको करिकुलम बोलते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। जो पाठ्यचर्या जो है वह किन शब्दावली की ओर संकेत करती है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली जो है वह जो है क्या वो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 35 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इनमें से जो है वो किस क्षेत्र में जो है वो किस क्षेत्र के उद्देश्य के साथ संबंध है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र, या फिर सामाजिक दर्शन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए अगला प्रश्न आपका है
कृतिका अक्सर घर ज़्यादा बात नहीं करती। कृतिका अक्सर जो हुआ घर ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, यह क्या दर्शाता है? कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। तो यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का सही हो जाएगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इस बात को वो दर्शाता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका है, अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 आपका है, क्वेश्चन नंबर 38 आपका है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, तो उचित रूप से इसका अर्थ क्या है? तो उचित रूप से जो इसका अर्थ है क्या है कि वह अधिक जिज्ञासु है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह अधिक जिज्ञासु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 38 का भी, वह अधिक जिज्ञासु है। चलिए, अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न, एक बच्चा प्रायः सहपाठियों के साथ झगड़ता है और आप क्या करेंगे? देखिए प्रश्न क्या है आपका, एक बच्चा प्रायः सहपाठियों के साथ झगड़ता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 39 का सी, एक बच्चा प्रायः सहपाठियों के साथ झगड़ता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप जो है वो कारण पता करने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अब 40 नंबर क्वेश्चन आपका, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो शिक्षक को जो है वो ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को क्या ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 41 नंबर क्वेश्चन आपका, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 41 का ए। चलिए, अब 42 नंबर क्वेश्चन आपका है, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य है, परामर्श का क्या उद्देश्य है? तो परामर्श का जो उद्देश्य है क्या है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, परामर्श का उद्देश्य जो है वो क्या है? बच्चे को समझना, यह भी क्या है? परामर्श का उद्देश्य है। बच्चे की कमियों का कारण पता करना, यह भी क्या है? परामर्श का उद्देश्य है। बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना भी क्या है? परामर्श का उद्देश्य। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए, अगला प्रश्न आपका 43 नंबर क्वेश्चन आपका है, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? देखिए, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। देखिए, कोई भी विद्यार्थी आप शिक्षक हैं और आपसे कोई प्रश्न पूछता है, तो आप तत्काल उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो उस समय आप एक अच्छे शिक्षक होने के लिए जो हुआ आपका प्रतिक्रिया होना चाहिए कि आप उसको प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। चलिए, आज हम उसको बाद में हम आपको उसका आंसर कल बताएंगे। चलिए, इस तरह से आपको बोल के क्वेश्चन को ये करना है। यह निशा नहीं कि मतलब आप उसको, तो आपको क्या करना है? इस प्रश्न का उत्तर बाद में, सही उत्तर बाद में समझ कर आपको देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 44 का डी। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 45 नंबर क्वेश्चन आपका है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है?
बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो आपका इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी हर चाइल्ड क्या हुआ, हर चिल्ड्रेन क्या हुआ, स्पेशल है, यानी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। यह क्या है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है। चलिए अगला, तो 45 का हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न का है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप एक शिक्षक हैं और आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे? आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, 46 का हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न का है 47 नंबर प्रश्न, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, तो क्या किस चीज़ को बढ़ावा देता है? तो 47 का बी हो जाएगा, सहयोग की भावना को। ऑप्शन नंबर बी, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। क्या बढ़ावा देता है? सहयोग की भावना को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा, 47 का बी। चलिए अगला प्रश्न का है 48 नंबर प्रश्न का क्या है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक एवं शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? तो आपको विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध जो है वो कैसा होना चाहिए? स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी होना चाहिए। आपका स्नेह भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए और सम्मान का भी संबंध होना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपयुक्त डी हो जाएगा सही। उपयुक्त डी मतलब शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो है स्नेह भावी संबंध होना चाहिए, सम्मान और विश्वास तीनों। तो उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 48 का डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 49 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए जो सर्वोत्तम मार्ग है वो क्या है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना क्या है? वो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन आपका है, मधु गणित में कमज़ोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का क्या कारण हो सकता है? मधु गणित में कमज़ोर है और एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का क्या कारण हो सकता है? तो वह गणित शिक्षण विधि त्रुटिपूर्ण है। गणित शिक्षण की शिक्षण विधि त्रुटिपूर्ण है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यह कारण है। चलिए अगला प्रश्न आपका 51 नंबर क्वेश्चन आपका, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो क्या है? एक अध्यापक की दृष्टि से जो वह कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसके लिए जो है आपका प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यह सभी क्या है? वो सर्वोत्तम कथन होता है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, प्रत्येक बच्चा क्या है? विशिष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, चलिए ये आपका 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन आपका जो है क्या है? एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही हो जाएगा। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में यानी 51 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोगों ने देखा, कवर किया, और आपका और भी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, क्योंकि इसमें यदि हम सभी क्वेश्चन को करते हैं तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए। फिर समय आपको देखने में बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो आपको इसमें हम 50 क्वेश्चन को ही मान के चलिए, फिर आगे का क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आएंगे। और ये आपका टॉपिक वाइज CDP का क्वेश्चन है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो आपका टॉपिक था, विकास के सिद्धांत का कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसका MCQ क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। और आज इस वीडियो में
हम लोग 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में किए। ऐसे आगे जो है 51 से हम आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।